हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के क्वेश्चन गाइड जो डीआरडीओ के मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम्स के लिए जारी किया गया है उसके सेट 5 के साथ सेट 5 डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट 5 के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सामान्य जानकारी टाइटल करके दिया गया है, तो सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस सेट 5 में जो हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट 5 का सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन जो है 36 नंबर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किसी पौधा में जो प्लास्टिड्स होता है वो 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है और ग्रीन कलर प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है और जो क्लोरोफिल की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वो नहीं है वो तो हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है और जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्लोरोफिल से आता है कि जाइलम से आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है कि वाटर से आता है? तो ये जो ऑप्शंस दिया गया है क्लोरोफिल, तो हमने बताया क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट के रूप में क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है या क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। तो इससे ऑक्सीजन आता हो ऐसा नहीं कह सकते। जाइलम जो है वो जो टिश्यू है जो पौधे के जड़ से पानी और मिनरल्स को पौधे के अन्य भागों, तन्नों तक और पत्तियों तक पहुंचाता है, वो जाइलम कहा जाता है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पौधा ग्रहण करता है। और तीसरा है, चौथा है पानी। और क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफिल की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो इसका आंसर होगा पानी। ये याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लांट्स के द्वारा, वो ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ से आता है? तो पौधों के द्वारा जो वाटर ऑब्जर्व होता है उससे ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, उससे ही लिया गया ऑक्सीजन, यानी वाटर के रूप में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो कंपाउंड है, तो उसका सिंथेसिस होता है और उससे ही वो ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वो रिलीज होता है। तो आंसर ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो पानी, यानी डी आंसर होगा। और 36 का आंसर हम लोग का डी हुआ। 36 का आंसर डी हुआ। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, रामानंद सागर की रामायण की एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? देखिए, ये जो टीवी सीरियल था ये काफ़ी पुराना है और लेकिन बहुत पॉपुलर हुआ था। तो रामानंद सागर के द्वारा रामायण पर जो धारावाहिक टीवी पर शुरू किया गया था वो आपको इसमें दिया हुआ भी है।
86 से 88 के दौरान वो धारावाहिक मुख्य रूप से बहुत पॉपुलर रहा और वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके एक एक किरदार भी, एक एक जो उसमें एक्टर्स थे, जो एक वो सब लोग उससे नोन हो गए थे, बहुत पॉपुलर वो धारावाहिक रहा। और इसलिए उतना पुराना रहने पर भी आज भी ये आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में आएगा कि तो बहुत पुराना धारावाहिक है और उसके पात्र की बात आज पूछना, क्या ये क्वेश्चन के हिसाब से या आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से क्या हो सकता है? तो हो सकता है, इसलिए कि यह धारावाहिक बहुत ही लोकप्रिय रहा था और इसलिए उससे संबंधित पात्रों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये है दीपिका चिखलिया, यानी दीपिका उसके नाम से फेमस दीपिका चिखलिया। सीता की भूमिका, रामायण में सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया के द्वारा निभाया गया था। तो 37 का आंसर ए हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी, पानी में अगर कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं हो, कुछ भी अगर मिला हुआ अलग से नहीं हो, तो अगर शुद्ध पानी है तो वो विद्युत के लिए चालक नहीं होता, वो खराब चालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो औसत है, अच्छा है, सुपर है, खराब है, तो ये खराब होता है। और पानी, शुद्ध पानी विद्युत के लिए खराब चालक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में कोई फ्री आयन नहीं होगा और इसलिए ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा और ये विद्युत का खराब चालक के श्रेणी में आएगा। तो 38 का आंसर बी हुआ। शुद्ध पानी विद्युतीय चालक के रूप में कैसा माना जाएगा? तो खराब। तो 38 का आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? और देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा जो जंतर मंतर स्थापित किया गया था, ये सच पूछिए तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए एक एग्जाम्पल है कि उस समय साइंस में भी हमारा कुछ काम हुआ था। और ये जंतर मंतर जो स्थापित उन्होंने किया था, महाराज ये जय सिंह जो थे वो ज्यामिति के, मैथ्स के अलग भाग के और खास करके ज्यामिति के अच्छे जानकार थे। खगोल विद्या में इनका बहुत इंटरेस्ट था, एस्ट्रोफिजिक्स में इनका अच्छा इंटरेस्ट था और खगोल विद्या के क्षेत्र के बातों को समझने के लिए उन्होंने एक तरह से अपना वेधशाला खोला था, तो खगोल वेधशाला था ये। जंतर मंतर खगोल वेधशाला था और इसमें ऑप्शन हमारा होगा खगोलीय वेधशाला। तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो खगोलीय वेधशाला। और ये जंतर मंतर इन्होंने जयपुर में खोला था, दिल्ली में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में स्थापित किया था। अपना खगोलीय वेधशाला जय सिंह के द्वारा जयपुर में, दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, उज्जैन में स्थापित किया गया था। और इसमें से जो जयपुर वाला जंतर मंतर है उसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। 2010 में, ये भी क्वेश्चन आता है, 2010 में जयपुर का जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जयपुर में जय सिंह के द्वारा स्थापित जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला को 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। और ये यूनेस्को क्या आप समझते हैं? यूनेस्को यूएनओ का एक अंग है, यूएनओ एक संस्था है और यूएनओ से जुड़ी हुई एक संस्था है। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में, और यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल और फिर आपका यूनेस्को हो गया यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि यूनेस्को क्या है। तो विश्व की संस्कृति, एडुकेशन से रिलेटेड बातों के लिए ये सजग एक संस्था है। तो यूनाइट और कल्चर, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1946 में। अभी हम बात कर रहे थे कि जयपुर का जो जंतर मंतर जो जयसिंह द्वारा स्थापित, उसको वर्ष 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के श्रेणी में शामिल किया। तो यहाँ क्वेश्चन था, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? क्वेश्चन बस हमारा ये था। तो खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला। फिर हमने बताया जंतर मंतर कहाँ कहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। ये खगोलीय वेधशाला उन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित किया था? तो जयपुर में स्थापित किया था, दिल्ली में स्थापित किया था, मथुरा में स्थापित किया था, उज्जैन में स्थापित किया था और वाराणसी में स्थापित किया था। अब 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हम लोग का डी हो गया। 39 का आंसर डी हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग मार्जिन, एमएस वर्ड। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए, कंप्यूटर में जो भी आपने प्रोग्राम फीड किया है, जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं, तो प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ये ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप क्या कहेंगे जो सामान्य सेवाएं प्रदान करता है तथा कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिसोर्स संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही आप अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में मैनेजमेंट स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 40 का आंसर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 का आंसर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। 40 का क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर में वह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मैनेजमेंट स्थापित करता है? तो वो सिस्टम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है, राष्ट्रीय खेल अगर हम याद करते हैं अलग अलग नेशन का तो याद रहेगा। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल, जैसे हम लोग का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया, तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हैंडबॉल है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। लेकिन चूंकि यहाँ तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट हमको दिख रहा है कि तुर्की जो कंट्री है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस लिए? ऐसे तुर्की को हम लोग एशिया में रखते हैं, लेकिन तुर्की अंतर महाद्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है। तुर्की का कुछ भाग यूरोप में भी माना जाता है। तो तुर्की को कभी पूछ सकता है कि तुर्की क्या है, तो सामान्य रूप से जो मैं बोल रहा हूँ, तुर्की को की गणना एशियाई देश के रूप में होती है, लेकिन इसको अंतर महाद्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है। तुर्की का कुछ भाग यूरोप में भी। और ये तुर्की के बारे में, और तुर्की में जैसे आपका इसमें पोंटिंग, उत्तर में इसका पोंटिंग पर्वत है, टॉरस पर्वत है, दजला फरात नदी है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। पोंटिक पर्वत कहाँ? तो तुर्की के उत्तरी भाग में। फिर टॉरस पर्वत कहाँ? तो दक्षिणी भाग में। दजला फरात नदी तुर्की में, दजला फरात नदी तुर्की में। तो ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाएगा, अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाएगा। यूरोप और एशिया दोनों से जुड़ा हुआ देश इसको मानेंगे। और फिर इसकी राजधानी अंकारा है, टर्की की राजधानी अंकारा है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है, हम लोग का क्वेश्चन ये था।
तो हैंडबॉल 41 का आंसर सी हो जाएगा, हैंडबॉल 41 का आंसर सी हो जाएगा, हैंडबॉल। और इससे रिलेटेड और अभी हमने चीज़ बताया कि अंतर महादेशीय देश है, यानी दो महादेशों से इसका संबंध है, एशिया और यूरोप से। इसके दो इम्पॉर्टेंट पर्वत जो हमको दिख रहा है कि पोंटिंग और टॉरस पूछ सकता है, दजला फरात नदी, ये सब इससे जुड़ा हुआ चीज़ है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और तुर्की की राजधानी कहाँ, तो अंकारा। तो 41 का आंसर सी हो गया। और 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया। तो पहला उपग्रह हम लोग का आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में। भारत का पहला उपग्रह कौन, आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में। और आर्यभट्ट पूरी तरह से देश में ही देसी टेक्नोलॉजी से निर्मित था, देश के द्वारा ही निर्मित था ये, लेकिन इसका प्रक्षेपण सोवियत रूस की सहायता से हुआ, सोवियत संघ की सहायता से हुआ, और वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया। तो और इसका प्रक्षेपण का कभी कभी तारीख भी पूछ सकता है, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ, और रूस से, और रूस की सहायता से, और रूस से प्रक्षेपण में सोवियत संघ की सहायता। तो 42 का आंसर डी, 41 का आंसर डी, 41 का आंसर सी, 41 का आंसर सी, और 42 का आंसर डी। तो वो तो क्वेश्चन हम लोग का ये था कि पहला उपग्रह कब छूटा। पहला उपग्रह यानी पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में। और आर्यभट्ट ये उपग्रह, और आर्यभट्ट कौन थे ये आप जानते होंगे। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के थे, और खगोल विद्या के और मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका उनकी पुस्तक। तो खगोल विद्या, एस्ट्रोफिजिक्स और मैथमेटिक्स पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पाई का कॉन्सेप्ट भी, यानी किसी भी वृत्त के परिमाप और व्यास के बीच जो अनुपात एक कांस्टेंट उन्होंने दिया, वो पाई, वो भी आर्यभट्ट को ये श्रेय जाता है। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, जो दोनों का एक ही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, गुप्त शासक। और उनके दरबार में उनके समकालीन आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका, और आर्यभट्ट का योगदान खगोल विद्या में और गणित के क्षेत्र में। तो उन्हीं के आदर में हमने अपना पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट गुप्त काल के यानी प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े खगोल विद्वान के नाम पर या मैथमेटिशियन के नाम पर ये प्रथम उपग्रह का हमारा नाम रखा गया। और यह उपग्रह 1975 में प्रक्षेपित किया गया सोवियत संघ के सहयोग से। अब है 43 नंबर क्वेश्चन। तो 42 का आंसर हम लोग का डी हो गया। और 43 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंध नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसको दरिया ए सिंध के नाम से, दरिया ए सिंध उसको बोलते हैं। तो 43 का आंसर सी हो गया, और 43 का आंसर हो गया सी। और फिर हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में किस भारतीय भाषा का मूल द्रविड़ नहीं है। देखिए द्रविड़ रेस भी है, द्रविड़ मतलब रेस भी है, मानव का एक रेस है द्रविड़ रेस भी माना गया, द्रविड़ भाषा भी माना गया, द्रविड़ संस्कृति भी है। तो ऐसा जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो आर्य संस्कृति, द्रविड़ियन संस्कृति, इस तरह की बात आती है। तो किन किन भाषाओं को द्रविड़ भाषा कहते हैं। तो साउथ का जैसे मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल एल्सो, तमिल। तो ये जो चार भाषा हैं इनको हम द्रविड़ियन लैंग्वेज कहते हैं। चार भाषा को द्रविड़ियन लैंग्वेज कहेंगे। तेलुगु को, जो आंध्रा क्षेत्र और तेलंगाना भी, तो तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया कर्नाटक, मलयालम हो गया आपका केरल, और तमिल हो गया तमिलनाडु। तो ये जो चार भाषाएं हैं इन्हीं को हम लोग द्रविड़ियन लैंग्वेज कहते हैं। अब इसमें
क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नांकित में किस भारतीय भाषा का मूल द्रविड़ नहीं है? तो मराठी का मूल द्रविड़ नहीं है। मराठी और गुजराती जो आप देखेंगे तो ये आपको देवनागरी स्क्रिप्ट की तरह दिखेंगे और इनका लगता है कि ये संस्कृत से जैसे और भी भाषाएं निकली हैं उससे निकला हुआ माना गया है। तो द्रविड़ियन लैंग्वेज कौन कौन, द्रविड़ भाषा कौन कौन? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मराठी को द्रविड़ियन भाषा नहीं कहेंगे, तो इसकी मूल द्रविड़ नहीं है। तो 44 का आंसर डी, 44 का आंसर डी, 43 का आंसर सी, 43 का आंसर सी, 44 का आंसर डी। अब हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहले तो क्वेश्चन, उसका आंसर पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेंगू बुखार को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही प्रचलित नाम है, लोग जानता है। तो इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। और कभी ग्रामीण क्षेत्र में इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी, इसमें फीवर बहुत ज़्यादा आता है और उस तरह से बहुत दर्द होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। तो डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। और एक लाइन इसमें लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। उष्णकटिबंध यानी आप कटिबंध समझ रहे हैं, बार बार हम इस पर कोशिश करते हैं। ताप कटिबंध जो हमारा उष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ये उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध का ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा उष्ण कटिबंध की बात कहाँ दिखेगी? मैंने उष्ण कटिबंध की विशेषता मुख्य रूप से या उसका प्रभाव कहाँ दिखेगा? तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के आसपास, जिसको विश्वतीय क्षेत्र कहते हैं, विश्वतीय प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में, और वहाँ पर वर्षा ज़्यादा, ह्यूमिडिटी यानी काफ़ी सालों वर्षा होते रहता है, सालों तापमान उच्च रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा वायु ह्यूमिड रहता है, आर्द्र रहता है, नमी रहता है उसमें। और उस कारण से वहाँ पर विविध प्रकार के वनस्पति तो पाए जाते हैं और प्राणी भी विविध प्रकार के, लेकिन मानव के लिए, मानव शरीर के लिए वो बहुत अनुकूल परिस्थिति नहीं देता है वहाँ की जलवायु, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, यानी बहुत आर्द्र रहता है। तो ये मानव के लिए, और हमेशा वहाँ वर्षा और का होना, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत सूटेबल क्लाइमेट नहीं होता है इक्वेटर के आसपास का। और हमने क्या बताया कि वो जो इक्वेटर के आसपास का जो जगह है, वहाँ पर आप देखेंगे कि विविधता बहुत मिलती है, यानी जैव विविधता बहुत, वनस्पति बहुत तरह के प्राणी। और वहाँ पर ही इस रोग को उष्णकटिबंधीय रोग माना गया है, किसको? डेंगू को। तो ये इसका मतलब कि मूल माना जाता है, खास करके वैसे एरिया को, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय लिखा गया है। उष्णकटिबंधीय रोग खास करके उष्णकटिबंध में, गर्म प्रदेशों में, गर्म यानी हॉट डेजर्ट नहीं, यानी वहाँ पर आपको नमी उमी की स्थिति जहाँ होती है वहाँ पर, तो इसको उष्णकटिबंधीय रोग। मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन ऐसे मत उठा के पूछ दे कि डेंगू बुखार ये किस कटिबंध का मुख्य रूप से है, तो हम लोग बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। तो 45 का ये सी, ब्रेकबोन फीवर, डेंगू का दूसरा नाम, डेंगू बुखार का दूसरा नाम ब्रेकबोन फीवर है। अब 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपके MS एक्सेल में जब आप काम करते हो तो पूरे लाइन को एक बार आप सेलेक्ट करने के लिए, MS एक्सेल में जब काम करते हो तो पूरे लाइन को, लिटरेचर के पूरे लाइन को एक बार सेलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? तो इसमें होगा शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट देन स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग कीजिएगा तो पूरा एक लाइन एक बार में आएगा। MS एक्सेल में जब आप काम कीजिएगा शिफ्ट प्लस एक्सेल करने से पूरा लाइन जो है वो एक साथ आपका आएगा।
तो यही क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, शिफ्ट देन स्पेस। तो 46 का बी, 46 का बी। अब 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नांकित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये जानते ही हो। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इनमें कौन है? संतरा, फूलगोभी, गन्ना। तो आप देख रहे हो कि संतरा ये खास करके विटामिन सी के लिए हो जाएगा, फूलगोभी में वैसा कोई विटामिन की स्थिति होता नहीं है, गन्ना आप देख रहे हो तो ग्लूकोज की बात हो रही है, और यहाँ गाजर। तो विटामिन ए हरी पत्तियाँ, हरे सब्जी, हरे फल के साथ साथ दूध, अंडा, पल्स यानी दाल, और गाजर लिखा जाता है, गाजर उसका एक अच्छा सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है विटामिन ए का। तो जो गिवन ऑप्शंस हमारे हैं, निम्नांकित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें गाजर होगा, गाजर। अब विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से विशेष करके जो रोग जो ज़्यादा पूछता है वो रतौंधी हो जाता है, कुछ स्किन डिजीज भी होता है, और स्किन का सूखना उखना भी विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन मुख्य रूप से आँख का और कॉर्निया का रोग विटामिन ए की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ये खास करके पूछता है रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और यहाँ पर ये है विटामिन ए का सोर्स इसमें से कौन है? तो हम लोग बोलेंगे जो ऑप्ट किए गाजर, गाजर अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम। अब यहाँ पर फिर एक बार सजेशन, पिछली बार भी हम कभी दिए थे कि नेम ऑफ विटामिन्स, उनका केमिकल नेम और सोर्सेज, और उसके डेफिशिएंसी से, उसके कमी से होने वाले रोग। ये लिस्ट हर जीएस के बुक में या कहीं भी आप पढ़ते हो वो रहता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। नेम ऑफ विटामिन्स, दियर केमिकल नेम, सोर्सेज, और उसके डेफिशिएंसी, उसके कमी से होने वाले रोग। तो ये देखना है। तो विटामिन्स भी देखना है, मिनरल्स भी देखना है, मिनरल्स की कमी से क्या होता है, कौन सा मिनरल्स हमारे भोजन में जो मिनरल्स होता है वो कहाँ से मिलेगा, उसका सोर्स क्या होगा, उसके कमी से क्या हो सकता, कौन रोग होता है, ये पूरा देखना है। तो यहाँ पर हो गया विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो हम लोग गाजर बोलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में सीबीईसी का अध्यक्ष कौन है? सीबीईसी का फुल फॉर्म होता है, और ये देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, नहीं सीबीईसी 5 ठीक है। वर्तमान में सीबीईसी का अध्यक्ष, ठीक है, ये सीबीईसी का अध्यक्ष कौन है? तो सीबीईसी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, और ये सब सीबीईसी का होगा सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। और एक्साइज और कस्टम ये जो ड्यूटी है, ये जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये नजीब शाह उसके अध्यक्ष हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नजीब शाह। तो और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, और इसके अध्यक्ष हैं नजीब शाह। तो 48 का आंसर आपका बी हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत खिलाड़ियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? देखिए 2016 तो पुराना लग रहा है, लेकिन चूंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो अब तक हमें किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, ये नाम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो भारत के पहले से लेकर अभी तक के खिलाड़ी कौन किस क्षेत्र के हैं, और किनको राजीव गांधी, क्योंकि खेल के क्षेत्र में ये बहुत ही हमारा उच्च सम्मान वाला पुरस्कार है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित खिलाड़ी हैं उनका नाम हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जीएस में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए 2016 का ये क्वेश्चन कि 2016 में
किसको मिला या किसको नहीं मिला, इस तरह के क्वेश्चन को, ये पुराना क्वेश्चन नहीं समझिएगा। ये क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए ये मैंने रखता है, और पूरी तरह से मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पर्सनालिटी का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए, और किस क्षेत्र से हैं ये भी। खैर, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत खिलाड़ियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? यह आंसर है अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सूची में अपूर्वी चंदेला नहीं है, और इन सबों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 मिला हुआ है। तो ये पीवी सिंधु, और आप जानते हैं ये बैडमिंटन के क्षेत्र की हैं, और जीतू राय शूटर निशानेबाज, अपूर्वी चंदेला भी निशानेबाज है, और साक्षी मलिक तो मालूम है ये कुश्ती से हैं। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज, जीतू राय निशानेबाज, साक्षी मलिक कुश्ती। और इन खिलाड़ियों में से, भारत के इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से पूर्वी चंदेला 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सूची में नहीं शामिल थी। तो आंसर होगा 49 का बी, 49 का आंसर होगा बी, अपूर्वी चंदेला। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जस्ता, तो जस्ता सबसे ज्यादा राजस्थान, राजस्थान के खत्री, राजस्थानी कॉपर, तो यह तांबा, तो ये सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ से पाया जाता है? तो राजस्थान से, और राजस्थान के खास करके खत्री जो क्षेत्र है वहाँ से। और ये अभी नहीं, प्राचीन काल से भी ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी सभ्यता के विकास में जो कॉपर की जरूरत होता था, तो कॉपर कहाँ से, कॉपर का उनका मुख्य रूप से कॉपर उन्हें कहाँ से मिलता था? राजस्थान के खत्री से। तो जस्ता सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य से मिलता है? तो राजस्थान। झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से डिफरेंट बहुत से हमारे खनिज मिलते हैं। खास करके झारखंड का बात अगर आ रहा है तो झारखंड से कोयला भी है, बॉक्साइट भी है, और झारखंड से अगर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में स्थान रखता है, जिसके कारण भारत का स्थान है, और वो है अब्रक, माइका। तो माइका सबसे ज़्यादा विश्व में, सबसे ज़्यादा माइका भारत से, और वो भी कहाँ से? झारखंड से। तो झारखंड माइका के कारण, झारखंड के से प्राप्त माइका के कारण अब्रक के मामले में हम विश्व में पहले स्थान पर हैं। अब आप देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया यानी जॉन्डिस, और जॉन्डिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है, और लीवर प्रभावित होता है, और लीवर को यकृत कहते हैं। तो 51 का आंसर डी, 51 का आंसर डी, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हुआ। अब है 52nd नंबर यानी 52वां क्वेश्चन जो हमारा है, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? जोनस साल्क, अल्बर्ट साविन, सी में है ए एंड बी दोनों, और डी में है हेल्डेन। तो देखिए, पोलियो वैक्सीन में जोनस साल्क का भी है नाम है, और अल्बर्ट साविन खास करके ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल यानी मुंह में जो ड्रॉप दे करके पोलियो का दिया जाता है, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन के जनक माने जाते हैं अल्बर्ट साविन। और जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन शुरू इजाद किया। तो यहाँ पर है पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? तो यहाँ पर अलग तो नहीं किया हुआ है, इसलिए, और ऑप्शन भी हमारे पास है ए प्लस बी दोनों, तो यहाँ पर सुटेबल आंसर सी होगा, ए प्लस बी दोनों। अब है 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 जो है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइंस का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी बोलते हैं मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलियोलॉजी कहते हैं। तो 53 का आंसर है कैलियोलॉजी। और नेक्स्ट देखिए, हमारे सेट में जब ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब
कि इस तरह से इससे रिलेटेड या इसके आसपास का क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में रहा होगा। काफ़ी सोच समझ करके क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो कैलियोलॉजी पर आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये पूछा होगा या फिर इससे आसपास का क्वेश्चन पूछा होगा, इसलिए ये सेट दिया गया है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी या कैलियोलॉजी। अब नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन आपका, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार यानी बिहार राज्य का दो भाग, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार बोलते हैं। तो ये गंगा नदी के आधार पर हम लोग बिहार को दो भाग में बांटा जाता है, बिहार को दो भाग में बांटा जाता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा के उत्तर में उत्तरी बिहार, गंगा के दक्षिण में दक्षिणी बिहार। तो गंगा के उत्तर में अगर हम बिहार की स्थिति आप देख रहे हो, तो इधर से अगर गंगा पार कर रही है तो ये हमारा उत्तरी बिहार हो गया, उत्तरी बिहार, और ये दक्षिणी बिहार। और बिहार के बाद आपका बॉर्डर लगेगा नेपाल से, नेपाल, और नेपाल से इधर आप देखते हो कि फिर नेपाल के ये हिमालय। तो ये जो उत्तरी बिहार में गंगा तो आ ही रही है, गंगा, और गंगा की जो सहायक नदियां उत्तरी बिहार में, जो उत्तर से गंगा की सहायक नदी इसमें आती है, वो कहीं ना कहीं से वो पर्वतीय नदियां होती हैं और वो हिमालय से आने वाले पानी से भी संबंधित होती हैं। इसलिए उत्तरी बिहार, यहाँ क्वेश्चन क्या है पहले हम देख लें। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, सूखा और बाढ़। यह आंसर है बाढ़। तो उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो नेपाल के तरफ से आने वाली जो नदी होती है उसमें खास करके पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बरसात में और ज़्यादा हो जाता है। तो और फिर इसका ढाल, स्लोप भी ये मायने रखता है कि इसका स्लोप किधर से है। तो वहाँ से जब ज़्यादा पानी का मात्रा आता है तो बाढ़ की संभावना, बारिश में सीजन में, वर्षा ऋतु में बाढ़ की संभावना इधर बहुत बढ़ जाती है, और इसलिए उत्तरी बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ से, यानी हर बार कुछ ना कुछ बाढ़। और उसमें भी एक नदी है कोसी नदी, जो नेपाल में उसकी 7 धाराओं से मिल करके ये सप्तकोशी, इसलिए उसको बोलते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी में पानी की मात्रा बड़ा ही मतलब कि वो बड़ा बदलते रहता है। और कोसी नदी को इस बात के लिए भी हम लोग जानते हैं कि वो अपना रास्ता बहुत बदलती है, और इसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। और कोसी से आने बाढ़, कोसी नदी के कारण बाढ़ जैसी घटना का सामना करना पड़ता है बिहार को, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो उत्तरी बिहार मुख्य रूप से जाना जाता है बाढ़ की समस्या के लिए। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से, ऐसे हम नहीं कह रहे कि उत्तर बिहार में बाढ़ के अलावा कोई बात के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑप्शंस है, कृषि समृद्धि, फर्टाइल लैंड है उत्तर बिहार में, लेकिन ज़्यादा जो यहाँ का सबसे बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम जो है वो बाढ़ का संकट उत्तरी बिहार को ज़्यादा झेलना पड़ता है। और उसमें भी जो सबसे नदी जो है जो इस संकट के लिए ज़्यादा उत्तरदायी मानी जाती है वो कोसी नदी, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी की बात क्या है कि कोसी ये नेपाल से आता है और कोसी का रास्ता बहुत बदलता है, कोसी का रास्ता हमेशा बदलता है, और ये भी एक कारण है कि उसको हम बहुत तरीके से कंट्रोल में नहीं ले पाते हैं। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, और उत्तर बिहार खास करके जाना जाता है बाढ़ के संकट के कारण। तो 54 का आंसर सी। और फिर 55 नंबर क्वेश्चन भी बिहार से है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है इनमें से? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए, पेंटिंग की और भी है हमारा चित्रकला, बिहार की और भी चित्रकला है, लेकिन जिसमें पटना कलम भी है, मधुबनी पेंटिंग भी है। तो लेकिन इसमें ज़्यादा करके बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है जो इसमें दिया हुआ है उसमें हमको चुनना है। मधुबनी पेंटिंग, श्रीरंगम, पिछवाई, मुगल विद्या। तो बिहार की पेंटिंग विद्या मधुबनी पेंटिंग,
यानी मधुबनी पेंटिंग पूरी तरह से बिहार की पेंटिंग। और ये मधुबनी पेंटिंग क्या है, तो कपड़े पर या दीवार पर जो चित्रकारी करने की बात है, खास करके ये दीवार पर ही होता था। और लोग जो गाथाएं हमारी होती थी या हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो देवी देवता होते थे, मानवीय मूल्यों की जो बात होती थी, उनका बड़ा ही अच्छा चित्रांकन दीवार वाल पर परंपरा से किया जाता था। और ये पेंटिंग, ये कला अपने आप में एक महत्व रखती है, अपने आप में अन्य पेंटिंगों से अलग है। और इसलिए मधुबनी पेंटिंग का आज नाम विश्व के विभिन्न भागों में है। और मधुबनी पेंटिंग की बहुत से जो कलाकार हुई, ज़्यादा कलाकार मधुबनी पेंटिंग की महिलाएं हैं, इसमें गिरजा देवी हैं, बबुआ देवी हैं। तो बहुत सारे मधुबनी पेंटिंग की जो कलाकार हैं उनका विश्व स्तर पर अभी रिकॉग्नाइज उनको किया गया है और इस कला को विश्व स्तर पर रिकॉग्निशंस मिला है। तो बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जिला भी है और उस जिला से वहाँ का ही ये मूल पेंटिंग वहाँ से शुरुआत रहा होगा, इसलिए इसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। तो 55 का ए और 56 है, बिहार के किस जिला में दुर्गावती जलप्रपात है? दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में है? तो ये दुर्गावती जलप्रपात कैमूर जिला में है, रोहतास में, यानी कैमूर जिला में है। तो बिहार के किस जिला में दुर्गावती जलप्रपात है? तो कैमूर जिला में। और ये जलप्रपात ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये करीब करीब 90 फीट ऊंचा ये जलप्रपात है। 90 फीट नहीं, ये 90 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। 90 मीटर यानी कम से कम 300 फीट ऊंचा जलप्रपात है। तो 90 मीटर ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में? तो बिहार के कैमूर जिला में। और दुर्गावती जलप्रपात का एक और नाम है खादरगोह, इसका नाम खादरकोह भी है, खादरकोह। दुर्गावती जलप्रपात का एक अन्य नाम खादरकोह भी है, लेकिन इसको सामान्य रूप से दुर्गावती जलप्रपात ही कहते हैं, लेकिन स्थानीय नाम के रूप में इसका नाम खादरकोह भी है, जो बिहार के खादरकोह है। दुर्गावती जलप्रपात का ये कम जगह मिलता है, इसलिए लिख दे रहे हैं खादरकोह। दुर्गावती जलप्रपात का एक नाम खादरकोह भी है और ये बिहार के कैमूर जिला में। तो 56 का आंसर बी हो गया। और 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा साहित्य के लिए प्रदान किया गया? तो ये हम लोग जान लें कि रघुवीर चौधरी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, क्योंकि ये मिला है 2015 में। तो रघुवीर चौधरी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। रघुवीर चौधरी गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। और फिर हम लोग का क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, किसी भी पार्टी या पार्टी गठबंधन की अगर मंत्रिपरिषद है तो किस आधार पर है? यदि उस पार्टी की लोकसभा में बहुमत है तो उसे मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार मिला है, लेकिन जो विपक्ष में है उसको लग रहा है कि नहीं, अब आपकी बहुमत नहीं है, आपको जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिनका आप सपोर्ट दिखाए, या आपकी पार्टी अब बहुमत में नहीं है, कुछ लोग अब आपसे निकल चुके हैं, इस तरह का अगर किसी को हो विपक्ष को, और वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है कि भाई ये प्रस्ताव ला रहा है कि जो सरकार, जो मंत्रिपरिषद है, उसको अब लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, उसका ये मानना है जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है कि इनकी बहुमत नहीं है, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन ये कहीं भी
संविधान में डायरेक्ट ये कोई प्रोविजन इसके लिए नहीं लिखा गया है किसी आर्टिकल में कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना लोगों की पहले मंजूरी चाहिए, इस प्रपोजल को लाने के लिए कितने की मंजूरी चाहिए, तभी जाके इस पर बहस होगी या वोट होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन संसदीय नियम के तहत, संविधान नहीं लेकिन संसदीय नियम के तहत क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बार बार कोई सरकार को अस्थिर करने के लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाए, तो इसलिए कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव संसदीय नियम के तहत यह है कि अविश्वास प्रस्ताव तभी स्टैंड करेगा जब इस प्रस्ताव के पक्ष में, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10%, यानी कुल सदस्य संख्या का 50 यहाँ दिया गया है कि कम से कम 50 सदस्य, ये संसदीय नियम के तहत है, परसेंटेज की बात नहीं, 50 निर्धारित है कि लोकसभा के सदस्यों से कम 50 सदस्य अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार होंगे तभी जाकर के अविश्वास प्रस्ताव स्टैंड करेगा और फिर उस पर वोट कराई जाएगी, बहस कराई जाएगी और वोट कराई जाएगी। तो ये है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये आंसर होगा 50, आंसर होगा 50। तो 58 का ए, और ये संसदीय नियम के तहत। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, तो 58 का आंसर ए हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, जिसमें किस कंट्री की क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या इकोनॉमिक स्थिति है, कितना उसका विकास दर है, ये सब जारी करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी होता है। और इसको कौन जारी करता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो वो आईएमएफ जारी करता है, आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो जारी करता है। और आईएमएफ की स्थापना जो थी वो 1945 में आईएमएफ की स्थापना 1945 में, इसका डेट भी पूछता है, 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना। और आईएमएफ का ये रिपोर्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो ठीक है, ये 59 का हम लोग का आंसर हो गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। और तो 59 का आंसर हमारा बी हो गया। और 60 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? ऑडी कार आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो ऑडी कार ये जो है ये किस देश की कंपनी है? ऑडी कार बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो ये जर्मनी की है। ऑडी कार महंगी कार है और उसमें जो छल्ला सर्किल एक दूसरे से चढ़ा हुआ जो रहता है, ऑडी का सिंबल होता है। कभी कभी भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन इस तरह का सिंबल ऑडी कार का होता है। तो ये है कि ऑडी, तो कुछ महंगी गाड़ियां जो हैं ऑडी हो गई, आपका जगुआर का हो गया, फिर जो BMW हो गया। तो BMW यूके की है, ब्रिटेन की है, और ऑडी जर्मनी की। BMW ब्रिटेन की है और ऑडी जर्मनी की। तो चलिए, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? तो जर्मनी की। अब 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित किस रेल स्टेशन को FSSI की ओर से 4 स्टार रेटिंग के साथ भारत के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया? अब देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन है FSSAI ये कोई संस्था है, कोई अथॉरिटी है, बात करेंगे हम लोग इस पे। इसने किस रेल स्टेशन को
अपने रेटिंग के साथ 4 स्टार दिया, उसका रेटिंग करने का 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार कुछ होगा, तो वो अपने रेटिंग में किस स्टेशन को 4 स्टार दिया और बोला कि यह जो स्टेशन है, यह जो रेलवे स्टेशन है, इट राइट स्टेशन, यानी सही स्टेशन है, यानी यहाँ पर लोगों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, जो स्टेशन में जो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड होने के लिए, वो सब ये फुलफिल करता है। ऐसा FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को ऐसा कहा, इट राइट स्टेशन कहा, उसको 4 स्टार रेटिंग दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आंसर है मुंबई सेंट्रल टर्मिनल। मुंबई सेंट्रल टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन को FSSAI ने 4 स्टार रेटिंग दिया और उसे इट राइट स्टेशन कहा। तो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर है कि FSSAI क्या है। तो FSSAI का फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड, F से फूड, S पहला S से सेफ्टी, स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI ये देखता है कि कोई चीज़ भी इसका स्टैंडर्ड, खास करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, तो फूड प्रोडक्ट हो या जहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो वो एक जो मानक होना चाहिए वो वहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई फूड प्रोडक्ट में जो चीज़ होना चाहिए जो स्टैंडर्ड का, वो है कि नहीं। कहीं पर फूड प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट को सर्व किया जा रहा है तो वो चीज़ है कि नहीं। ये सब देखने के लिए एक अथॉरिटी है हमारे भारत सरकार का, वो है FSSAI, और FSSAI ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को 4 स्टार रेटिंग दिया है और इट राइट स्टेशन उसको कहा है। तो 61 का आंसर हम लोग का हो गया डी, 61 का आंसर हो गया डी। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FSSAI का फुल फॉर्म। अब है 62 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई दिसंबर 2018 के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण मकानों में शौचालय बन गए हैं। ये आंकड़े की बात है भाई। तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कार्यालय या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा रिपोर्ट जारी किया है जुलाई से दिसंबर 2018 के आधार पर, जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, यानी दिसंबर 18 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण मकानों में शौचालय बन गया था। तो ये रिकॉर्ड है 71.3। अब ऐसा नहीं है कि यही एक हमको याद करना है। इस तरह से जो भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो हमारा मिशन प्रोग्राम्स है, तो उसमें हमारा क्या अचीवमेंट हो रहा है, इसका जो भी डेटा, जो भी आंकड़ा आता है, उस पर आप सजग रहिए और उस पर ध्यान दीजिए। हमारा कितना फॉरेस्ट में वृद्धि हो रहा है, कितना सैनिटेशन का हमारा काम हो रहा है। तो जो कुछ भी, जो भी हम अभियान के रूप में सरकार ले रही है और उसमें हमारा क्या उपलब्धि हो रहा है, वैसा अगर कोई भी जो डाटा आपको मिलता है, कोई आंकड़ा आपको मिलता है न्यूज़ में या फिर मैगजीन्स में, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उसी तरह का ये आंकड़ा है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। असम आधारित बोडो विद्रोही समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी न्यूज़ का है। तो 5 वर्ष के लिए उस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी एकदम रिसेंट में है कि उन लोगों से वार्ता हो रही है। सरकार की वार्ता फाइनल चरण में है और लगभग वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो बोडो मामला के लिए वार्ता हो चुकी है। लेकिन ये क्वेश्चन पहले का है कि कितना, मतलब कुछ पहले का, ये 1-2 दिन पहले वार्ता की बात है। तो कुछ पहले ये प्रतिबंध कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 5 वर्ष के लिए।
अब 64 नंबर क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स है, वो तीनों स्टेटमेंट्स हम लोग को पढ़ना होगा और फिर पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1, 2, 3 तीनों की, कथन 1 और 2, कथन 1 और 3, कथन 2 और 3, इस तरह से है। तो स्टेटमेंट तो पढ़ना होगा। फिनलैंड की सॉलकंप नोकिया का, और ये देखिए ये पूरा मार्केट का ये न्यूज़ है, यानी जो हमारा मार्केट है, जो मार्केट है उसका न्यूज़ है, ये कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का ये कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने बताया कि हम लोग स्टेट में जो भी क्वेश्चंस हो तो ये आप उससे अपना परिवेश निर्धारित कीजिए कि कहाँ कहाँ से, अपना परिवेश कहने का मतलब क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन की संभावना कहाँ कहाँ से हो सकता है, ये भी आप लर्न कीजिए। बहुत होगा, सीधे क्वेश्चन भी हो सकता है, उस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। साथ साथ ये जो दिखाया गया कि आजकल इस तरह के एग्जाम्स में भी, पहले इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ MBA एंट्रेंस, मैनेजमेंट की एंट्रेंस में होता था, लेकिन आजकल इस तरह के क्वेश्चंस भी जो बाजार की जो कुछ सूचनाएं जो हैं उस पर आधारित हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जा रहे हैं। फिनलैंड की सॉलकंप नेकिया का चेन्नई संयंत्र करीब $3 करोड़ में खरीदने जा रही है। फिनलैंड की सॉलकंप अब नोकिया का चेन्नई से, ये दो कंपनी हो गई, सॉलकंप नोकिया का चेन्नई संयंत्र खरीदने जा रही है, कितना में, तो $3 करोड़ में खरीदने जा रही है। क्या न्यूज़ के हिसाब से ये सही है? ये आया है न्यूज़, तो ये आया हुआ न्यूज़ है। दूसरा, सॉलकंप एप्पल के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। एप्पल जो कंपनी है उसके लिए बहुत बड़ा सप्लायर है सॉलकंप, ये भी सही है। तीसरा है, सॉलकंप द्वारा अधिग्रहण से नोकिया का चेन्नई संयंत्र करीब 6 बार बाद फिर से चालू होगा। जब सॉलकंप नोकिया के उस प्लांट को ले लेगा तो फिर वो चालू होगा, और यह समझा जाता है कि ये सॉलकंप अगले वर्ष तक इसका परिचालन शुरू कर देगी और अगले 5 वर्ष में संभवतः $3 करोड़ का निवेश करेगी। ऐसा ये सब न्यूज में आया हुआ। तो क्या ये 3 कथनों में कौन कौन सही है? ये तीनों कथन सही है, और इसलिए इसका आंसर जो होगा ए, आंसर जो होगा ए। तो इससे आप देखिए, ये क्वेश्चन तो है, ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन रटने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जो न्यूज़ हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ अगर आ रहे हो तो उस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है ये तो गवर्नमेंट का न्यूज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोई लेजिस्लेचर का न्यूज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्यों होगा? नहीं, ऐसे भी न्यूज़ हो सकते हैं, कौन कंपनी किस में मर्ज कर रही है, कौन कंपनी किसका कितना अंश खरीद रही है, कौन कंपनी कोई अपना प्रोजेक्ट अगर भारत में लगा रही है, या भारत की कोई कंपनी बाहर में कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च कर रही है, तो ये सब न्यूज़ भी हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनता है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, यानी 64 का आंसर ये हो गया 65। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल परिवार में कौन सा हिस्सा रसोई गैस का प्रयोग खाना पकाने में 2018, यानी आप यहाँ देखोगे ना, यानी 63 नहीं 62 में पूछा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के रिपोर्ट के अनुसार कितने 2018 तक कितने ग्रामीण क्षेत्र के कितने घरों में, कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की उपलब्धता हो चुकी है, ये आंकड़ा से। यहाँ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक कितने प्रतिशत घरों में LPG का प्रयोग हो रहा है, तो ये 60%। तो LPG, जबकि देखिए LPG तो बहुत पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, और ये तो हमारा मुहिम काफ़ी आगे हुआ है, इसमें 71.3 और ये है 60, यानी LPG कंज्यूम करने वाले जो जितने 100 घर में कितने घर LPG कंज्यूम कर रहे हैं, LPG का उपयोग कर रहे हैं, LPG का यूज़ कर रहे हैं, तो वो 60% आंकड़ा दे रहा है कि 60%। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी। तो इस तरह के न्यूज़ भी, यानी हम लोग दो बात समझे कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम, गवर्नमेंट के जो मिशंस का जो
हो रहा है उसका रिकॉर्ड, उसका आंकड़ा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाज़ार में कोई बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं और बाज़ार में वैसी कंपनियों का कोई विलय या उनका कोई प्रोजेक्ट या एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेट होना, वैसा कोई भी रिपोर्ट होता है तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये करंट के हिसाब से इन सब क्षेत्रों को भी देखना है, इन बातों को भी देखना है। तो ये सेट 65वां का आंसर बी हुआ। और ये सेट 5 का सामान्य जानकारी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो पूरा होता है। और इसके बाद इस क्वेश्चन गाइड के सेट 6 को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अगले बार जब मिलते हैं तो सेट 6 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।